नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। उनमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड है, हिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, फिजिक्स भी है और एक सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स भी है। तो मैथमेटिक्स वाले कंपटीटर के लिए हम कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सुनील कुमार गुप्ता 2018 बैच का राजकीय शिक्षक हूं। मैं गणित विषय को गहराई से समझा हूं और अपने तैयारी के दौरान बहुत सारे नोट्स, मटेरियल, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी इंक्लूड रूप से है। देखिए क्या है कि वैकेंसी तो आ गई, मन में बड़ी घबराहट हो रही होगी। कभी कभी तो हम पढ़ने बैठते होंगे तो जो आसान पोर्शन होगा, पहले से कुछ न कुछ आप पढ़े होंगे, जैसे लग रहा होगा कि इलिप्स वाला पोर्शन, वृत्त वाला पोर्शन, दीर्घवृत्त वाला पोर्शन, अवकलन समीकरण, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, इसको अभी नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो नहीं पढ़े हैं। ख़ास तौर से मैथमेटिक्स वालों का जो कमज़ोर पोर्शन होता है, ग्रुप्स थ्योरी, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, लीनियर अलजेब्रा, अब वो क्या करते हैं तो इसी को लेके पढ़ने बैठ जाते हैं। मन में जब कुछ दिक्कत समझ में आता है तो बड़ा मन फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ दिन के लिए आप रेस्ट भी ले लेते हैं, पढ़ाई बाधित होगी। दोस्तों, हम आपको ये सलाह देंगे, आपका जो सबसे आसान पोर्शन है, जो आपको सबसे अच्छे तरह से आता है, पहले उसी को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है ना, इसमें ज़बरदस्त माइनस मार्किंग है। आपको बहुत ज़्यादा, यानी पूरा सिलेबस पढ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो चीज़ पढ़ लेने की ज़रूरत है जो हमारी मुट्ठी में है, जिसको हम अच्छे तरह से कर सकते हैं। और पहले आसान चीज़ पढ़ के अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए, बढ़ाइए। कॉन्फिडेंस जब ऊपर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ जाएगा, जो कठिन पोर्शन है वो भी आप कर लेंगे। और नहीं कर पाएंगे तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि लास्ट तक, पूरे सिलेबस ख़त्म होने के लास्ट तक हम आपसे जुड़े रहेंगे। जो भी कठिन पोर्शन होगा हम कोशिश करेंगे उसको आसान से आसान तरीके से आपको समझा सकें। देखिए दोस्तों, हम आज बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे, फिर कभी हम आपसे मिलेंगे वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तो हम आपको बताएंगे कि स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट तरीके से कम समय में पढ़ाई करके कैसे सफलता प्राप्त करें। तो फिर कभी हम उसके लिए करेंगे। आज हम बिना समय गवाए हम तुरंत अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो कि मूल टॉपिक है हमारा एलटी, जीआईसी और जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम को क्रैक करना। सबसे पहले हम देखिए, हम बता दें, निश्चित सफलता सफल लोगों के साथ हम लोग सफल हैं। सफलता कैसे मिली है उसको अच्छे से बता सकते हैं, सफलता के बीच में क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं उसको हम अच्छे से बता सकते हैं। हम प्री और मेंस पढ़ाएंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे चैनल का नाम है श्री ट्यूटोरियल्स। प्री और मेंस के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच के बैठे होंगे प्री तो पहले निकल जाए, फिर उसके बाद तो मेंस हम तैयारी कर लेंगे, तो सफलता न मिलने की ये सबसे बड़ी गारंटी हो जाएगी। तो आप प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलिए। लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश की कोई भी बोर्ड है, एग्ज़ाम जल्दी नहीं कराती, लेकिन कराती तो अचानक से करा देती है। आपको टाइम ही नहीं मिलता और पता चला कि एग्ज़ाम आ गया, रिजल्ट आने में देरी हो गई, वो अलग बात है। लेकिन एग्ज़ाम तो बड़ा फास्ट कराते हैं। आपके पहले से तैयारी नहीं रहेगी तो आप एग्ज़ाम क्रैक करने से वंचित रह जाएंगे। तो हम प्री को भी पढ़ेंगे, मेंस को भी पढ़ेंगे। सिलेबस तो एक ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम जब प्री के पर्पज़ से पढ़ेंगे तो हर टॉपिक पे उस टॉपिक से संबंधित PYQ करेंगे। PYQ करेंगे नहीं, उसको समझ के करेंगे, उससे जुड़े हुए कुछ जो फार्मूले होंगे, थ्योरीज होंगी, उसको भी जानेंगे।
बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यूथ पब्लिकेशन के किताब पढ़ने, घटना चक्र की किताब पढ़ने और भी फला बुक पढ़ने, कोई 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बुक को 10 बार पढ़ने की ज़रूरत है, सफलता निश्चित मिलेगी। हमारा अनुभव कहता है कि आप PYQ क्वेश्चन पे जाइए, उसी पर खूब मंथन करिए, उसी को टारगेट बना लीजिए कि एग्जाम होने तक कम से कम 5 बार उसको करेंगे, तब सफलता पक्का मिल जाएगी। तो आप बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए। बाकी हम बता रहे हैं कि आप 6 महीना जुड़े रहिए, जितना हम इस चैनल के माध्यम से बता देंगे उतना सफिशियंट रहेगा। हम क्या बताएंगे, यूथ पब्लिकेशन की ELT TGT PGT विषय मैथमेटिक्स का जितने भी क्वेश्चन हम उसको आसानी से इजीली सॉल्व करा देंगे, उतना से आपका प्री निकल जाएगा। प्री निकलने के लिए आपका 120 क्वेश्चन 65 से 70 क्वेश्चन सही कर लीजिए, उसमें से 40 क्वेश्चन GS का भी आता है। GS भी हम पढ़ा रहे हैं इसी चैनल पे। आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहीं से आपको GS वाला पोर्शन भी मिल जाएगा। बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो सिलेबस यहाँ पे है ये PGT के लिए है, PGT GIC के लिए सिलेबस है। ये पूरा रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट किया है, पूरा इसमें टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एलजेब्रा पढ़ना है। एलजेब्रा में आपको मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ना है, लीनियर एलजेब्रा पढ़ना है, रीमान इंटीग्रल, वेक्टर इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D में 3D में सब पढ़ना है, लिमिट फंक्शन पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ना है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी पढ़ना है। देखिए, ये ग्रुप थ्योरी, लीनियर एलजेब्रा आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब ये अच्छे से समझ में आए। ये अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग सेट थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेट थ्योरी को बिना पढ़े आप रिलेशन पर पहुंच ही नहीं सकते। उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कोई ग्रेजुएट होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होगा अपने सब्जेक्ट में, तो उसकी समझ होगी। फिर भी हम उसको रिकॉल के तरीके से शॉर्ट में हम आज के वीडियो लेक्चर में केवल सेट पे चर्चा करेंगे। इसी में हम ELT ग्रेड का भी सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, ELT ग्रेड का सिलेबस छोटा है और हम जब PGT का GIC PGT का जब हम सिलेबस करा रहे होंगे, जो कॉमन सिलेबस होगा इसी के साथ इंक्लूड कर देंगे। बाकी इसमें जो नया होगा उसको हम अलग से एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, इसमें अलग क्या है, अलग देखिए इसमें क्या है अलग। इसमें अलग ये है कि सिलेबस इसका छोटा है, इसमें ग्रुप थ्योरी है थोड़ा सा दिया है, इसमें स्टैटिक्स वाला पोर्शन नहीं। स्टैटिक्स में आपका जैसे आता है प्रोजेक्टाइल हो गया, कॉमन कैटेनरी हो गया, फोर्स हो गया, फ्रिक्शंस हो गया, वर्क हो गया, वर्क एनर्जी वाला हो गया, तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं है। इसको बड़े आसानी से हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए ख़त्म कर लेंगे। हम लोग बड़ा का टारगेट करेंगे, छोटा ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये पूरा सिलेबस इंक्लूड है प्रवक्ता वाले सिलेबस में, तो हम लोग प्रवक्ता वाला सिलेबस पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी उसमें आ जाएगा, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जरूरी है अधिक से अधिक क्वेश्चंस करना। और ये अभी जो लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो रहा है उन कंपटीटर के लिए बड़ा यूजफुल है जो अभी अभी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ कंपटीटर ऐसे भी होंगे कि 5-7 साल से लगातार तैयारी कर रहे होंगे। वो प्री में निकाल लेंगे, लेकिन मेंस में आपके बराबरी में ही है, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्री वो भी निकालेंगे, आप भी निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। 150 क्वेश्चन है, आप बहुत ज़्यादा करने पर मत जाइए। हम पिछला अनुभव बता रहे हैं, आप केवल 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आप सिलेक्शन पक्का पा जाएंगे। उसके लिए हम बेहतर रणनीति बताएंगे फिर कभी। चलिए, ये सिलेबस देखिए, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस, ज्योमेट्री। अब हम देखिए उसी पे चलते हैं। ये हम एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इसका हम लोग पढ़ते जाएंगे और रोज टिक करते जाएंगे। आज हमने ये पढ़ लिया, ये लगातार 6 महीने करेंगे, देखिएगा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपका जो आसान वाला पोर्शन है, आपको जो अच्छे तरह से आता है, उसको खूब स्टडी कीजिए, खूब पढ़िए। हो सकता है उसी को केवल पढ़ने से सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जो कठिन वाला पोर्शन है उसके लिए हम हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे वीडियो लेक्चर से जुड़े रहिए।
चलिए हम लोग सेट, सबसे पहले सेट से ही स्टार्ट करते हैं। सेट पहले से पढ़ने हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि देखिए बिना नंबर को जाने हम सेट की कल्पना नहीं कर सकें। नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होते हैं। 60 में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 अनंत तक जाता है, इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। बस ये जाना है कि नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है, बड़ा पता नहीं, बड़ा मिलता ही नहीं है। फिर हम लोग होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3, यानी कि नेचुरल नंबर में एक 0 इंक्लूड कर दें तो हमको होल नंबर मिल जाता है, पूर्ण संख्या मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में 3 टाइप के इंटीजर आ सकते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इधर वाले इंटीजर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इधर वाले इंटीजर को हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर। इसको हम लोग कहते हैं जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। कहीं कहीं बुक्स में आपको इंटीजर्स को जेड से भी डिनोट करता है, तो बस ये नोटेशन याद होना चाहिए। थोड़ा सा इसके पहले जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। कहीं कहीं इसको हम लोग i+ भी लिखते हैं, इसको i- भी लिखते हैं, इसको जीरो इंटीजर्स है। तो ये होगा इंटीजर्स। अब उसके बाद हम लोग इंटीजर्स के बाद हम लोग आते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग q से प्रदर्शित करते हैं। q क्या होता है, दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p/q, q नॉट इक्वल टू 0 और p और q का GCD मतलब महत्तम समापवर्त निकाले तो 1 आए, तब हम कहते हैं कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जैसे 2/3, 4/5, 6/7 इत्यादि। देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है, 4/8 रेशनल नंबर तब होगा जब इसको मिनिमली मतलब सबसे कम तक डिवाइड कर लें। मैं 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 1/2। जब 1/2 लिख लेंगे मतलब तब तक इसको डिवाइड करेंगे, तब तक इसको काटेंगे जब तक कि 1 और 2 का GCD मतलब महत्तम समापवर्तक 1 ना आ जाए, तब हम कहेंगे कि वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखिए दशमलव के आधार पे भी हम लोग परिमेय संख्या का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दशमलव के आधार पर, दशमलव के आधार पर। देखिए आफ्टर डेसिमल, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल, आफ्टर डेसिमल इफ नंबर टर्मिनेट, जैसे 1/2 0.5 मतलब दशमलव के बाद नंबर टर्मिनेट हो गया तो इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। और भी हो सकता है जैसे 10/3 तो क्या आएगा 3.33, इसी को 3.3 के ऊपर बार लगाते हैं। तो दशमलव के बाद संख्या टर्मिनेट हो जाए, उसके बाद संख्या ना मिले मतलब 5 के बाद कोई संख्या नहीं मिलेगी तो इसको कहेंगे रेसिमल। या हो सकता है कि दशमलव के बाद संख्या की रेकरिंग हो, मतलब आफ्टर डेसिमल रेकरिंग आपका नंबर मिले, संख्याओं के आवर्तिता मिले, एक ही संख्या बार बार आए, तो हम कहेंगे कि वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को देखिए हम लोग, अपरिमेय संख्या को हम लोग Q' से लिखते हैं। Q' वे सभी संख्याएं जो परिमेय न हो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, e, पाई और बाकी तो आप लिख ही सकते हैं, √5, √3, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है पाई और ई में। ई एक एक्सपोनेंशियल नंबर है जिसका मान 2 और 3 के बीच में होता है, क्या होता है पता नहीं। अगर एग्जैक्ट ई का मान अगर निकालें तो ई का मान होता है 2.718 एंड सो ऑन।
अभी हम बताएंगे कि ये क्यों इरेशनल है। इसी तरह पाई का मान क्या होता है 22/7। 22/7 पाई का मान हम सुविधा के लिए लेते हैं, बाकी इसका एग्जैक्ट मान अगर डेसिमल में निकालेंगे तो इसका मान होता है 3.14 28571 28571। तो देखिए, और √5 √3 √2 इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या तो होते ही हैं। तो देखिए, हम अभी पहले बताए हैं कि दशमलव के बाद संख्याएं कैसी आ रही हैं उसके आधार पर भी डिसाइड होता है कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या हम बताए कि दशमलव के बाद संख्याएं टर्मिनेट हो जाए, मतलब संख्याएं आना बंद हो जाए, 1-2 संख्याएं उसके बाद बंद हो जाए तो परिमेय संख्या थी। या तो दशमलव के बाद संख्याओं की एक निश्चित आवर्तिता मिले, रेकरिंग मिले तो परिमेय संख्या थी। अब अपरिमेय संख्या में देखिए 22 दशमलव के बाद कौन सी संख्या आएगी पता नहीं, हमेशा संख्या आती रहेगी, मतलब न तो टर्मिनेट होगी न तो एक संख्याओं का एक निश्चित रेकरिंग मिलेगी, निश्चित आवर्तिता मिलेगी। न तो दशमलव के बाद संख्याएं टर्मिनेट होगी न तो दशमलव के बाद संख्याओं की एक निश्चित आवृत्ति मिलेगी, तब हम कहेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। तो इसीलिए हम π/7 को हम लोग इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। ई का मान 2.718 एंड सो ऑन होता है, 2 से 3 के बीच में होता है। ई को पाई को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कुछ दूसरा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर सब संख्याओं को, परिमेय को और अपरिमेय को मिला दें, मतलब रेशनल और इरेशनल को, रेशनल और इरेशनल को मिला देंगे तो ये दोनों मिला करके वास्तविक संख्या मिलेगी यानी रियल नंबर मिलेगी। अगर हम रेशनल की बात करते हैं तो रेशनल की बात कर लिए तो उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर्स भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा। चूंकि नेचुरल नंबर मान लीजिए कोई 2 है तो ये भी तो 2/1 यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और 2 और 1 का जीसीटी महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। तो यानी कि अगर हम q कह दिए तो n भी कह दिए, i भी कह दिए, w भी कह दिए। आगे हम पढ़ेंगे कि n i w सब q के सबसेट होते हैं, q मतलब रेशनल नंबर के सबसेट होते हैं। तो सारे नंबर्स यानी नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को मिला दें तो रियल नंबर मिल जाता है, वास्तविक संख्या मिल जाता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पढ़ाने का तरीका है कि एकदम जीरो से स्टार्ट करें ताकि कमजोर से कमजोर तो नहीं, मतलब थोड़ा कम जानने वाला भी विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। तो थोड़ा सा संयम रखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, आगे एकदम पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं और इसको सेट फॉर्म लिखें तो x + iy टाइप की इक्वेशन, x + iy फॉर्म का नंबर होता है और x y क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे 2 + 3i, 4 + 7i, 4 + √3i, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम कहेंगे क्या रियल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है? वो भी है। जैसे आप ले लीजिए 2 को, 2 क्या है, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं इसको, होल नंबर भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, रियल नंबर भी कह सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। यानी 2 को हम लोग क्या सर लिख सकते हैं, 2 + 0i। तो अब कुछ और देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर कोई भी नंबर p जो 0 और 1 ना हो। पहला कंडीशन ये है प्राइम नंबर के लिए कि वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए। कोई नंबर p is said to be prime number when it is divisible by 1 or itself। कोई भी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। कब कहेंगे, जब वह 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो। जैसे 2 3 5 7 9, 9 नहीं होगा। देखिए 2 को 1 से विभाजित करेंगे, 2 अपने से विभाजित होगा,
3 1 से विभाजित होगा, अपने से विभाजित और किसी से विभाजित नहीं होगा। 9 क्या है, 1 से विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित होगा, इसके अलावा एक दूसरी संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगा, तो इसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग को प्राइम नंबर ही पढ़ लेते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब दो, को मतलब साथ साथ, दो नंबर का महत्तम समापवर्त्य अगर एक आए तो दोनों नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 और 3, 2 और 3 का मौसा निकालिए, महत्तम मतलब यस्यप निकालेंगे तो 1 आएगा। 2 नंबर का यस्यप अगर 1 आए तो ये बोथ नंबर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर। कुछ भी ले लीजिए, 5 और 4, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। दो संख्याओं को हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे जब उनके बीच का जीसीडी 1 आए, जीसीडी एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक 1 आए। अब हम लोग पढ़ते हैं इवेन नंबर, सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, दैट ऑल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 आर सेड टू बी इवेन नंबर। 2 4 6 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2 यहाँ तक जीरो को भी सम संख्या कहेंगे क्योंकि जीरो भी तो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो फिर आड नंबर जो 2 से विभाजित न हो उसको कहेंगे आड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9 11 इत्यादि। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी प्राइम नंबर आड नंबर होते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो केवल एक ही ऐसी संख्या जो इवेन नंबर है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर मिलते हैं सब आड नंबर होते हैं। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे से पूछता है, क्या सभी अभाज्य संख्या आड नंबर होते हैं, तो कहेंगे नहीं, इवेन नंबर हो गया, आड नंबर हो गया। अब बाकी जितना नंबर जान गए हैं तो आपका सेट थ्योरी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये नोटेशन याद करना, n नेचुरल नंबर, w होल नंबर, आई आर जेड क्या इंटीजर्स, q रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, q डैश अपरिमेय संख्या, r रियल नंबर जानते ही हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। बस ये नोटेशन याद करिए और थोड़ा सा इसके बारे में कहीं पॉइंट आउट कर लीजिए। नोट्स बना रहे हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा और थोड़ा सा एक मजबूती भी मिलेगी। दुकान लगाने के लिए दुकान के सारे सामान बिकते ही नहीं हैं, बल्कि दुकान को अच्छा लगने के लिए भी सामान सजा कर रखा जाता है। तो मैथमेटिक्स भी एक फैशन है, उसको भी अच्छा लगने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप सजा कर रख लीजिए। आपको काम नहीं आएगा, आपके अनुज होंगे, छोटे बच्चे होंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे और आसानी से समझ लेंगे। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, सेट पढ़ेंगे। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे, कुछ थ्योरीज, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे जो कि प्रवक्ता के सिलेबस में है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले हम लोग सेट पढ़ते हैं। सेट सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। देखिए वेल डिफाइंड की बात किया गया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है। देखिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का संग्रह तो मिल जा सकता है, तो केवल वस्तुओं का संग्रह मिल जाने से उसको हम सेट नहीं कर सकते। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन रूल, एक निश्चित नियम जिससे हमको वस्तुओं का संग्रह को इकट्ठा करने में कोई दिक्कत ना हो, तब हम कहेंगे कि वो सेट है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे हम कहें
कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या होगा? AEIOU। अब ये क्या है? सेट है, एकदम पक्का हमको पता है कि ए मिलेगा, ई मिलेगा, आई मिलेगा, ओ मिलेगा, यू मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गया? सेट हो गया। सेट क्या कहता? ये कलेक्शन भी है, 5 ऑब्जेक्ट हैं। देखिए आप 1 2 3 4 5 कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, 5 वस्तुओं का ये कलेक्शन है और वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड का मतलब एक सर्टेन रूल के तहत लिखा गया। सर्टेन रूल ये है कि AEIOU के अक्षर ही वावेल्स होते हैं। अब ये हो गया सेट। अब ये बताइए, सेट है अलग अलग लिखा गया है, सेट तो अलग अलग जो लिखा गया कामा के द्वारा अलग अलग करके, इन सब को हम एलिमेंट ऑफ द सेट कहते हैं। ELEMENT, एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट के अवयव कहे जाते हैं। अब बताइए, अब सभी अवयवों को कामा के द्वारा अलग अलग करके लिख लें और एक कर्ली ब्रैकेट के द्वारा इसका क्लोज कर दें, तब जाके ये सेट बनता है। जब सेट बन गया तो ये छोटी चीज है ना, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो छोटा लेटर्स होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर यूज किए जाते हैं, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट्स को कामा के द्वारा अलग अलग करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर क्लोज करके ले ले तो एक सेट बन जाता है। सेट मतलब बंडल, एक बड़ी चीज बन जाती है, तो बड़ी चीज का नाम बड़ा चीज दिया जाता है। तो पूरे सेट को डिनोट करना हो तो इंग्लिश के लेटर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन सेट के ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करना हो तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर के स्मॉल लेटर से यूज करते हैं। तो इसको आप अगर नोट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेट्स आर डिनोटेड बाई ABC, Z। कोई भी लेटर ले सकते हैं बशर्ते वो कैपिटल हो। पूरे सेट की बात करेंगे तो कैपिटल लेटर यूज करेंगे, लेकिन अगर सेट की ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो उसको अगर सिंबॉलिक रूप में, सांकेतिक रूप में लिखना हो तो हम लोग स्मॉल लेटर यूज करेंगे, ABC एंड सो ऑन Z तक। यानी कि सेट आर डिनोटेड बाई, यहाँ एलिमेंट ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाई, डोनेटेड बाई स्मॉल लेटर ABC एंड Z तक डिनोट करते हैं। अब बताइए, देखिए हम ये बता दिए सेट के ऑब्जेक्ट्स को कामा के द्वारा अलग अलग करके लिख लिए, फिर उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिए, इसका नाम दे दिए कैपिटल लेटर से, तो वो क्या हो गया? सेट हो गया। सेट के अंदर के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, और उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लेते हैं। और ये अगर ए इस सेट का ए अवयव है, इस मतलब ए सेट का अवयव है, ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको सिंबल में लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ई सेट ए का अवयव है तो ई बिलोंग्स टू ए, मतलब स्मॉल ए संबंधित है कैपिटल ए से। कैपिटल ए क्या है? पूरा सेट है, समुच्चय है। स्मॉल ई इस सेट का अवयव है, इसको ऐसे लिखेंगे ए इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ये क्या लिखें? ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट्स, इस सेट के अंदर के ऑब्जेक्ट से बाहर का कोई ऑब्जेक्ट्स ले लें, जैसे ले लीजिए सी, तो सी क्या सेट का अवयव होगा? नहीं होगा, तो उसको सिंबल में लिखेंगे सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको लिखेंगे सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। चलिए, अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं केवल सेट है। अब कुछ एग्जाम्पल बताइए ऐसा कि जो सेट ना हो। तो चलिए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी कराते हैं। जैसे हम कहें द ऑल गुड स्टूडेंट इन द क्लास इज सेट, क्या सेट है?
कक्षा के सभी अच्छे लड़कों का संग्रह क्या समुच्चय है? तो हम कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छा होना परिभाषित नहीं है, कोई निश्चित रूल नहीं है कि कौन अच्छा है। किसी को चेहरे पे देख करके किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि ये अच्छा है। तो ये डिफाइंड, देखिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, कक्षा में स्टूडेंट होंगे वो ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, उनका कलेक्शन भी होगा, लेकिन वेल डिफाइंड न होने के कारण सेट की श्रेणी में नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम कहें ऑल द बॉयज इन द क्लास तो सेट हो जाएगा। क्लास के सभी लड़कों का संग्रह, तो सभी लड़के, क्लास में लड़के भी होंगे लड़कियां होंगी, सभी लड़कों को एक तरफ अलग कर सकते हैं ना, एक फाइनाइट नंबर होगा ना, तब इसको हम सेट कह देंगे। लेकिन अच्छे लड़कों का अगर संग्रह कहें तो कौन अच्छा है परिभाषित नहीं है, तो इसलिए वो सेट नहीं होगा। लेकिन कह देंगे कक्षा के मेल कैंडिडेट, कक्षा में मेल विद्यार्थी मतलब पुरुष विद्यार्थी का संग्रह, तो सेट हो जाएगा, क्योंकि पुरुष विद्यार्थी एकदम वेल डिफाइंड है, उनको एकदम अलग कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि कक्षा के वे सभी बच्चे जो 60% से ऊपर मार्क प्राप्त किए हुए वे अच्छे हैं, आराम से 60% वालों को अलग कर देंगे। तो वेल डिफाइंड हो गया ना, एक निश्चित नियम के द्वारा 60% का एक नियम लग गया, तो 60% के एक नियम से उन सभी बच्चों को अलग कर लेंगे, तो उसको हम कह देंगे कि वो सेट है। फिर भी कुछ और एग्जाम्पल्स हम आपको करा देते हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है। Which of the following are set? Justify your answer. Collection of all the months of a year beginning with letter J। कह रहा है कि महीने के कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ, सभी महीने जो जेड अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं उसका संग्रह। आराम से जनवरी होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, केवल 3 होंगे। आराम से इसको मतलब अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो ये सेट है। करेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर, वर्ष के सभी महीनों का संग्रह जो लेटर जे से प्रारंभ हो रहे हैं, तो पक्का है कि जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा, 3 ठे होंगे। मतलब एक निश्चित नियम दे दिया, उस नियम के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हम लोग कर लिए, तो ये सेट है। अब कहते हैं कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो भारत में रहते हैं। कौन प्रतिभाशाली है, कैसे पता करेंगे? ये वेल डिफाइंड नहीं है। प्रतिभाशाली होना कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसको किसी को देख करके हम प्रतिभाशाली तो कह नहीं सकते, तो ये वेल डिफाइंड न होने के कारण ये सेट नहीं है। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सबसे अच्छे क्रिकेट बैट्समैन का संग्रह। कौन अच्छा है परिभाषित नहीं है, अच्छा होना परिभाषित नहीं, किसी को देख करके हम, कोई क्राइटेरिया रहता तब ना कि 10,000 से रन जो ऊपर प्राप्त किए वो अच्छे हैं, तब हम उनको अलग कर लेते हैं। अब केवल कह देंगे कि विश्व के सबसे अच्छे बैट्समैन का संग्रह बनाओ, तो बन ही नहीं पाएगा, पता ही नहीं कि कौन अच्छा है, तो ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास, देखिए कक्षा के सभी लड़कों का कलेक्शन, कक्षा में लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, लड़कों के एक तरफ अलग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसका बंडल बना सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 1 होगा, 2 होगा, कहाँ तक होगा? 99 तक होगा। तो हम इसको एक आराम से लिख सकते हैं। यहाँ एक निश्चित रूल दे दिया गया है, यानी वेल डिफाइंड है कि वे सभी प्राकृतिक संख्या लिखना है जो 100 से छोटे हैं, तो 1 से 99 लिख देंगे, ये सेट हो गया। सेट जब भी लिखिए उसका एक नाम दे दीजिए कैपिटल लेटर से। कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स राइटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र के सभी नॉवेल्स का संग्रह। पक्का है मुंशी प्रेमचंद्र कोई अनलिमिटेड कोई नॉवेल्स तो लिखे नहीं होंगे,
कोई ना कुछ होगा, 1000 होगा, 1,00,000 होगा, तो इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, यानी सेट में इसको रख सकते हैं। ये भी सेट था। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, देखिए इवन इंटीजर्स क्या होगा, 2, 4, 6, 8। आपको लग रहा होगा कि ये तो अनलिमिटेड है, अनंत इवन इंटीजर्स मिलेंगे, तो ये सेट होगा ही नहीं, ये भी सेट होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, ये समुच्चय है। इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग कहते हैं अपरिमित समुच्चय। ये देखिए क्या आराम से 2 के बाद 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, और भी संख्या मिलेगी, आगे मिलते जाएगी, एकदम वेल डिफाइंड, एक निश्चित रूल के तहत संख्याएं मिल रही हैं। ऑल दो इनफाइनाइट्स नंबर्स आते हैं इसमें, तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि ये सेट नहीं है। इसको एक अलग से नाम दे देंगे, कहेंगे ये इनफाइनाइट सेट है। ऐसा सेट है जिसमें अवयवों की संख्या अनंत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो पढ़ते हैं। सेट का निरूपण, सेट को निरूपित करने की 2 विधियां हैं, रोस्टर मेथड या इसी को हम लोग टेबुलर मेथड भी कहते हैं। दूसरा सेट बिल्टर फॉर्म मेथड, सेट रोस्टर विधि, सारणी की विधि, इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। अब दोनों को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10, वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 10 से छोटी है। इसको एकदम जो कह रहा है वैसे लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस। अब इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए। मतलब जो कह रहा है, जैसे कह रहा है उसको संख्या के रूप में कामा के द्वारा अलग अलग कर लिख लें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें और इसका कोई नाम दे दें। मान लीजिए कि ए वह सेट है जो नेचुरल नंबर है, 10 से छोटा है। तो इस प्रकार से लिखने की विधि को हम लोग कहते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। लेकिन अब ये बताइए कि बहुत बड़ी संख्या दे देता है, कह देता कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1,00,000। अब पूरे लिखते रह जाएंगे, पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, तो बड़ी दिक्कत होगी। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए एक तरीका है सेट बिल्टर फॉर्म मेथड। अभी इसी को समझते हैं कि सेट बिल्टर फॉर्म मेथड से कैसे लिखते हैं। देखिए यहीं पे हम, ये क्या होगा रोस्टर मेथड। अगर इसी को हम लिखना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, एक कोई वेरिएबल x चूज करते हैं, सांकेतिक वेरिएबल x इस प्रकार से है, मतलब x इस प्रकार से है कि x इज नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। देखिए बस ये तो देखिए 10 नंबर था तो चाहिए लिखिए समय उतना ही लगता। लेकिन जब 1,00,000 कह देता कि 1,00,000 से छोटे सभी प्राकृतिक संख्या है तो ये लिखना आसान रहता। बस यहाँ लिख देते कि x इज नेचुरल नंबर लेस देन 1,00,000। तो इसीलिए अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और शार्ट कर सकते हैं, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x 10 से छोटा है। या और दूसरा तरीका है इसको लिखने का, आप कंफ्यूज मत होइए,
यहाँ भी लिख सकते हैं यक्स बिलोंगिंग टू एन सच दैट यक्स 10 से छोटा है और कम हो गया। तो कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, बस रोस्टर फॉर्म मेथड में जो जैसे कह रहा है वैसे लिख देना है, जिस रूप में जो संख्या दिया संख्या के रूप में लिख लीजिए। लेकिन ये बड़ा नंबर्स, कोई बड़ी संख्याओं का संग्रह लिखना हो तो मुश्किल होता, तो उसी के लिए हम लोग सेट बिल्टर फॉर्म मेथड का यूज करते हैं। सेट बिल्टर फॉर्म मेथड में क्या करते हैं, कोई वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं। अब वेरिएबल देखिए क्या, यक्स इस प्रकार से है कि यक्स प्राकृतिक संख्या और 10 से छोटा है। आप कोई यक्स के बारे में नहीं बता देंगे, कह देंगे कि यक्स एक संख्या है जो कि 10 से छोटा है और प्राकृतिक संख्या, तो यक्स बराबर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 9 तक होगा। तो आप संकेत दे दीजिए, बस काम हो जाएगा। तो ये हो गया रोस्टर मेथड, ये हो गया सेट बिल्टर फॉर्म मेथड, सेट BUILTER सेट बिल्टर फॉर्म मेथड। देखिए जब ELT ग्रेड का हम PYQ मतलब एब्सोल्यूट टाइप क्वेश्चन कराएंगे तो ये सब चीज़ें आपको बड़े काम आएंगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, केवल प्रक्ता के ही लिए नहीं पढ़िए बल्कि ELT के लिए भी पढ़िए। ELT में तो सीट ज़्यादा है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिए क्वेश्चन दिया रहता है, रोस्टर फॉर्म में है उसको सेट बिल्टर फॉर्म मेथड में लिखो, सेट बिल्टर फॉर्म मेथड में है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कह दिया कोई सेट कह दिया A बराबर 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। एक और लिख लीजिए यहाँ पे 1/2। ये किस फॉर्म में, रोस्टर मेथड में। कामा के द्वारा ऑब्जेक्ट को जैसे के तैसे अलग अलग करके लिख लिए, तो ये होता है टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड। लेकिन अब इसको हम कह रहे हैं कि सेट बिल्टर फॉर्म मेथड में, मतलब समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। तो वही चीज A बराबर क्या लिखेंगे, पहला चीज यक्स इस प्रकार से है कि यक्स बराबर क्या है, n/n+1 लिख दीजिए, जहां n का मान 1 से बड़ा होगा, बराबर होगा, 6 से छोटा होगा, 6 के बराबर होगा। देखिए ऐसे इसको लिखेंगे समुच्चय। अब यहाँ यक्स इस प्रकार से कि यक्स बराबर n/n+1 है, यानी n का मान जब 1 रखें, अब इसी को हम कह दिए सेट टेबुलर मेथड से लिखिए, तो क्या लिख देंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो यक्स बराबर क्या देगा, 1/2। n बराबर 1 से बड़ा, 1 के बराबर हो गया, 1 से बड़ा अब 2 आएगा। चूंकि यहाँ लिखना पड़ेगा कि n नेचुरल नंबर, यही लिख दीजिए, यहाँ लिखना पड़ेगा कि यक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, तो नेचुरल नंबर है तो n को हम नेचुरल नंबर लेंगे तभी यक्स मिलेगा। तो यक्स बराबर 1 लिखे तो 1/2। अब यक्स बराबर 2 ले लीजिए, तो 2 लिखेंगे 2/3। देखिए ये वाला मिल गया। यक्स बराबर 3 ले लीजिए, 3 ले लेंगे तो 3, यहाँ 3, यहाँ 3 1 + 4 हो जाएगा, यहाँ 4/5 हो जाएगा, फिर 5/6 हो जाएगा। अब यक्स बराबर n बराबर 6 ले लीजिए, तो यहाँ 6, यहाँ 6 + 1 = 7। अब उसके आगे 6 से बढ़ा लेंगे तो इसमें मिलेगा ही नहीं। तो बस आप इसको, ये क्या है, सेट बिल्टर फॉर्म मेथड, और ये क्या है, टेबुलर फॉर्म मेथड। सेट बिल्टर मेथड समुच्चय निर्माण विधि, ये क्या है, टेबुलर मेथड। तो कोई भी रोस्टर फॉर्म रहे या टेबुलर फॉर्म रहे, उसको सेट बिल्टर फॉर्म मेथड से लिखना होगा, तो ऐसे लिखेंगे। और सेट बिल्टर फॉर्म मेथड में रहे उसको टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो ऐसे लिखेंगे। बाकी आप कुछ क्वेश्चंस जो कि NCERT क्लास 11 के बुक में दिया है उसको लिख लीजिए, उसको समझ लीजिए। बाकी बहुत अच्छे से तब हम समझेंगे जब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस ही आपकी वास्तविकता तय करेगा कि आप चैप्टर में कितनी समझ रखते हैं। बाकी इतने से ही सारे क्वेश्चन लग जाएंगे जितना हम ब्लैक बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर बता रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतने पढ़ो जितना से हमारा काम चल जाए। अब हम लोग देखिए, अगर क्वेश्चन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। यहाँ हम ले लिए हैं कुछ और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे
ए बराबर मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखना हो। ये इसको अगर रोस्टर फॉर्म लिखना तो क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट, पहले यहाँ लिख दीजिएगा, यक्स को बता दीजिएगा पहले कि नेचुरल नंबर है। इस प्रकार से है कि यक्स बराबर 2n है और n का मान 1 से बड़ा 1 से बराबर 6 से छोटा 6 के बराबर है। बस कैसे भी लिख दीजिए। ये होगा सेट बिल्टर मेथड, ये हो गया रोस्टर मेथड। तब किससे भी क्वेश्चन करेगा कर लीजिएगा। आपके एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप किए भी होंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके। नहीं तो फिर घबराएंगे कि यार कोई क्वेश्चन, जैसे अभी ग्रुप थ्योरी पढ़ने जाएंगे, लीनियर अलजेब्रा पढ़ने जाएंगे तो कहीं नहीं समझ में आएगा तो मन में कन्फ्यूजन है कि यार सेट वाला अक्सर नहीं कहीं दिक्कत हो रहा है। तो सेट को पढ़ के थोड़ा कॉन्फिडेंस बना लीजिए, आपको ग्रुप थ्योरी भी समझ में आएगा, लीनियर अलजेब्रा भी समझ में आएगा, रीमान इंटीग्रेशन भी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सारा क्वेश्चन प्री में जो पूछा जाता है, जो मेंस में पूछा जाता है, सब यहीं पर कराएंगे, बस जुड़े रहिए। अब हम लोग सेट को निरूपित करने की विधि पढ़ लिए, सेट के बारे में पढ़ लिए, और हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। थोड़ा सा यूपी बोर्ड वालों की आदत बनी हुई है तो हिंदी आ जा रहा है। देखिए समुच्चय के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे, पहला चीज इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ये बताने से पहले कुछ चीज़ें हम छोड़ गया था, थोड़ा सा दिमाग में आ गया। नोट में लिख लीजिएगा जब हम सेट पढ़ा रहे थे। इन सेट रिपीटेशन of object are not allowed। सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर ए कोई सेट है, 1 2 3 लिखें या 1 2 2 3 लिखें, दोनों बराबर है। अगर दो बार लिखा गया तो उसको एक ही बार लिखेंगे, तो 2 बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट हैव डज नॉट मैटर, मायने नहीं रखता है। जैसे हम a बराबर 1 2 3 लिखें या a बराबर 3 2 1 लिखें, मतलब ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। 1 2 3 लिखिए या 3 2 1 लिखिए, दोनों सेम है। तो इसमें दो पॉइंट छूट गया था, तो उसको नोट कर लीजिएगा। पहला चीज़ कि सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, और सेट के ऑब्जेक्ट का आर्डर मायने नहीं रखता। 1 2 3 लिखिए चाहे 3 2 1 लिखिए। अगर हम कह दें इलाहाबाद, ALLAHABAD, इलाहाबाद के अक्षरों से बना समुच्चय, तो अगर कोई नाम दे दिए ए, तो ए लिखेंगे, फिर कामा यल लिखेंगे। यल 2 बार लिखा है लेकिन एक ही बार लिखें। ए लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। ये भी लिख चुके हैं, फिर क्या बचा, HBD। तो पूछता है, तो इलाहाबाद के सभी अक्षरों से लेकर के बनाया गया समुच्चय, इलाहाबाद के सिंगल लेटर जो होंगे उसी को केवल लिखेंगे। जो लेटर रिपीट हुए हैं उसको एक ही बार लिखेंगे। ये चीज़ छूट गया है, उसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पे पढ़ेंगे, समुच्चय के प्रकार में। इम्पटी सेट पढ़ेंगे, सिंगलटन सेट पढ़ेंगे, फाइनाइट सेट पढ़ेंगे, इनफाइनाइट सेट पढ़ेंगे। इम्पटी सेट, इसी को हम लोग कहते हैं
रिक्त समुच्चय, इसको कहते हैं एकल समुच्चय, इसको कहते हैं परिमित समुच्चय, इसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। बारी बारी से सबको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एम्प्टी सेट, EMPTY एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय, दैट सेट विच हैज कंटेनिंग नो एलिमेंट इज सेट टू बी एम्प्टी सेट। ऐसा समुच्चय जो एक भी अवयव न रखता उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को हम लोग फाई, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाई फाई या कर्ली ब्रैकेट ऐसे बना के छोड़ देते हैं। तो एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं या कर्ली ब्रैकेट ऐसे बना के छोड़ देते हैं। ऐसा समुच्चय दैट सेट विच कंटेनिंग नो एलिमेंट इज सेट टू बी एम्प्टी सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कोई सेट ए है, x बिलोंगिंग टू n सच दैट x प्लस 2 बराबर 1। अब ये बताइए, यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर मिलेगा? कोई नेचुरल नंबर मिलेगा कि 1 दे दे? x कोई नेचुरल नंबर मिलेगा कि 1 दे दे? यहाँ पर -1 रखेंगे तो 1 दे देगा, लेकिन क्या -1 नेचुरल नंबर है? नहीं, -1 इंटीजर्स है यहाँ। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है, तो इसमें कोई भी नेचुरल नंबर यानी कोई भी x नहीं मिलेगा जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर दे। तो ये एक क्या हो गया? एम्प्टी सेट, फाई, इसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। और भी एग्जांपल ले लीजिए, x बिलोंगिंग टू q सच दैट x स्क्वायर बराबर 2। x कह रहा है कि रेशनल नंबर है और यहाँ पे उसका स्क्वायर करें तो 2 आए। तो कोई भी यहाँ पे केवल √2 करेंगे तभी 2 आएगा, लेकिन कह रहा है कि x रेशनल होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर √2 या -√2 का स्क्वायर करेंगे तभी 2 आएगा, लेकिन -√2 और √2 दोनों रेशनल नंबर नहीं है बल्कि इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या नहीं मिलेगा जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम यहीं पे पढ़ेंगे सिंगलटन सेट। ऐसा समुच्चय, इसको मिटा देते हैं, दैट सेट विच कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज सेट टू बी सिंगलटन सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में अगर हम यहीं पे कह दें x बिलोंगिंग टू i, अब देखिए वह पूर्णांक संख्या जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करे। तो x प्लस 2 बराबर 1, x बराबर 1 माइनस 2 बराबर -1, यानी -1 जो कि इंटीजर्स भी है जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। और -1 के अलावा कोई इंटीजर ऐसा नहीं मिलेगा कि जो यहाँ 1 दे दे। x की जगह केवल -1 रखने से ही -1 प्लस 2 बराबर 1 आ जाएगा। यानी इस सेट के अंदर -1 के अलावा कोई दूसरा अवयव नहीं मिलेगा, यानी केवल एक अवयव मिलेगा। तो हम इसको कहेंगे सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। अब हम इस यहाँ पर कह देते हैं Q डैश। अब इसको बताइए सिंगलटन सेट है? ये सिंगलटन सेट है मतलब कह रहा है अपरिमेय संख्या, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, -√2 भी आ जाएगा, √2 आ जाएगा। चूँकि -√2 भी अपरिमेय संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, √2 भी अपरिमेय संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। 2 अवयव मिल गए, इसलिए सिंगलटन सेट नहीं होगा, ये सिंगलटन सेट नहीं होगा। GLETON, सिंगलटन सेट नहीं होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप NCERT के बुक अपने पास रखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बस आगे समझते जाइए।
अब हम लोग सिंगलटन सेट पढ़ लिए, एम्प्टी सेट पढ़ लिए, अब आगे पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय, दैट सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। अगर हम कह दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 तो पक्का है कि ए बराबर होगा 1 2 99। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, 1 से लेकर 99 तक है, तो इसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। मतलब लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा दैट सेट which have containing finite number of element are said to be finite set। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो उसको परिमित समुच्चय कहेंगे। लेकिन अगर हम कह दें इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट तो है लेकिन उसमें अवयवों की संख्या अपरिमित है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट केवल नेचुरल नंबर नहीं होगा, इंटीजर्स भी होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे, रियल नंबर भी होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होंगे। ये सारे कौन से सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। आई बराबर हम बता ही चुके हैं, 60 में लिख देते हैं, 0 + -1 + -2 + -3। Q जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q 0 ना हो और P और Q का महत्तम समापवर्त 1 है, जो रेशनल ना हो, दैट नॉट रेशनल, नॉट रेशनल इरेशनल हो जाएगा, रियल रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, मतलब परिमेय और अप्रमेय मिला लीजिए तो रियल हो जाते हैं। सी में क्या होता है, x + iy के रूप का, इस प्रकार से कि x y बिलोंगिंग टू R है। ये सारे क्या है, इरेशनल और सॉरी इनफाइनाइट सेट हैं, ये सारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट हैं। इनफाइनाइट सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत नहीं लिखते हैं, बस नाम जैसे आई लिख दिए तो आई को ऐसा नहीं लिखते हैं कि ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए अगर नेचुरल नंबर को लिखना हो, इसको मिटाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर को लिखना हो तो जैसे हम कोई भी सेट लिखते हैं, जैसे AEIOU तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट देते थे ना, तो इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट दे सकते हैं, इसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे डाइडस करके इसे क्लोज कर देंगे, ठीक। तो आप चाहे तो कर्ली ब्रैकेट में दे भी सकते हैं, अगर कर्ली ब्रैकेट में नहीं देना चाहते तो केवल n मान लीजिए कि n नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिए, अब उसके आगे पढ़ेंगे सबसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसेट। सबसेट देखिए, आप ग्रुप थ्योरी पढ़ने जाएंगे, लीनियर अलजेब्रा पढ़ने जाएंगे, और भी बाकी परमुटेशन में भी कहीं कहीं यूज होता है, तो आप सबसेट बिना पढ़े उसको समझ ही नहीं सकते। तो सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब दो सेट की बात कर, सब माने होता है छोटा, उप समुच्चय, उप समुच्चय की बात कर। उप किसको कहते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति होता है, उप प्रधानमंत्री होता है, यानी कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई उप प्रधानमंत्री होगा। जब दो की बात करते हैं हम लोग सबसेट की बात करते हैं, छोटा है तो कोई बड़ा होगा ना, यानी दो साथ में होंगे तभी सबसेट बनेगा। तो जब भी सबसेट्स बनाना हो तो दो सेट की बात करते हैं, इफ A and B are two set, A and B are two set, तो A is said to be subset of B
A is said to be subset of B if all the elements of A are belonged into set B। A के सभी अवयव B से संबंधित हो। जैसे A बराबर क्या हो गया 1 2, B बराबर क्या हो गया 1 2 3। A को B का सबसेट कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि A के सभी अवयव B में हैं। तो A and B are two set, तो A is said to be subset of B if all the elements of A are belongs into set B। जब A के सभी अवयव B से संबंधित हो। आपको सिंबल में लिखें, ये तो शब्द में लिख दिए A is said to be subset of B। A is said to be subset of B इसको हम कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई सिंबल में कहें A is subset of B तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। ये इसका मतलब होता है A is subset of B। ये इसको क्या पढ़ेंगे A is subset of B, subset of B मतलब A B का उपसमुच्चय, इसको संकेत रूप में ऐसे लिखेंगे। ये कब है? जब A के सभी अवयव B से संबंधित हो। इफ एंड ओनली इफ यक्स अगर A में लें तो बिलोंग कर दे यक्स B में हो। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दोनों तरीके से सही। इफ एंड ओनली इफ का मतलब कि A B का सबसेट है, तो यक्स A का कोई अवयव लेंगे वो इंप्लाइज करेगा, मतलब बताएगा कि वो B में भी है। और दूसरा क्या है, अगर कोई अवयव A में है वो इंप्लाइज करे कि B में भी है, तो वो A B का सबसेट होगा। जैसे यहीं पे कह लीजिए A B का सबसेट है, तो यक्स अगर यक्स बराबर 1 A में है तो यक्स बराबर 1 B में भी है। मतलब यक्स बराबर 1 लेंगे A में लेंगे तो वो B में भी अगर बताएगा तो हम कहेंगे A B का सबसेट है। अगर यक्स 2 A में है तो B में भी बता रहा है तो हम कहेंगे कि A B का सबसेट है। ये सिंबल याद रखना। पहला चीज ये याद रखना है, अगर सबसेट के लिए दो सेट की बात करते हैं, A को B का सबसेट कब कहेंगे? जब A के सभी अवयव B में हो। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर बिलोंग्स टू इन द सेट B। A के सभी अवयव देखिए B में है तो A को B का सबसेट कहेंगे। A को B का सबसेट कहेंगे तो उसको लिखेंगे A सबसेट ऑफ B। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है A सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल तभी सत्य है जब A के सभी अवयव, मतलब यक्स क्या है अवयव है A के, तो A के सभी अवयव बता दें, इंप्लाइज कर दें कि वो B में भी होंगे। तो ये सिंबल एकदम नोट करिएगा, ये बार बार जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये होगा सबसेट। डिफिनीशन यहाँ भी एग्जाम्पल यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम कह देंगे कि A बराबर 1 2 3 4, B बराबर 1 2 3, तो क्या A B का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि A के सभी अवयव B में नहीं है। जब A B का सबसेट ना हो तो हम लिखते हैं A डज नॉट सबसेट ऑफ B। इसको सिंबल क्या है, अगर A B का सबसेट नहीं है तो लिखेंगे A डज नॉट सबसेट ऑफ B। उसको ऐसे बना के ऐसे काट देंगे। लेकिन B A का सबसेट है, B के सभी अवयव A में है, तो इसको हम लिखेंगे B इज सबसेट ऑफ A। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि सबसेट समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नोट पढ़ेंगे। पहले नोट देखिए, सबसेट का एक और डिफिनीशन का है। हम क्या बताए हैं? A इज सबसेट ऑफ B। डिफिनीशन 2, डिफिनीशन DIFNITION। डिफिनीशन फर्स्ट क्या था कि A सबसेट ऑफ B कब होगा? जब यक्स A में हो और ये बता दे कि यक्स B में भी हो जाए। पहला तो तरीका ये था कि A में एक अवयव मिल जाए जो B में भी बता दे। दूसरा डिफिनीशन, अगर डिफिनीशन 2 कहता है कि देयर नो एग्जिस्ट एलिमेंट इन A which are not in set B। देखिए एक तरीका ये है
कि ए को बी का, इसको ध्यान से समझिए, चूंकि ये क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करते हैं। ए बी का सबसेट है तो हम कहते हैं कि ए के वे अवयव जो बी में भी हो, लेकिन एक अवयव होगा तब ना। लेकिन दूसरा डेफिनेशन ये कहता है कि ए में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है कि जिसको हम विच आर नॉट इन द सेट बी, जिसको हम बी में दिखा सकें, तो भी हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इज सबसेट ऑफ बी। देखिए एक तो ये है कि ए के सभी अवयव बी में हो, और दूसरा तरीका यह कि ए में कोई अवयव ऐसा है ही नहीं कि जिसको हम दिखा सके कि बी में है, विच आर नॉट इन सेट बी। देखिए देयर नो एग्जिस्ट एलिमेंट इन ए विच आर नॉट इन सेट बी। ऐसा ए में कोई अवयव, इसको ऐसे समझिए, ए में कोई अवयव ऐसा है ही नहीं कि जिसको हम दिखा सकें कि वो बी में है। पहले ए में होगा तब ना हम बी में दिखाएंगे कि सबसेट है, बी में दिखाएंगे तब कहेंगे सबसेट है, तब पहले ए में होना जरूरी है। तो इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि ए में कोई अवयव ऐसा है ही नहीं कि जिसको हम दिखा सकें कि वह बी में है। तो हम इस आधार पे भी कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। देयर नो एग्जिस्ट एलिमेंट इन ए विच आर नॉट इन सेट बी। ठीक, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिए और समझने के लिए। ए में फिर से समझ लीजिए, इसलिए बार बार बता रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी। ए बी का सबसेट दिखाने के लिए ए के सभी अवयवों को बी में दिखाना पड़ता है। ए में जब होंगे तब ना हम बी में दिखाएंगे। तो एक तो ये हो गया कि ए सबसेट ऑफ बी। दूसरा तरीका ये है कि ए में कोई अवयव ऐसा अवयव है ही नहीं जो बी में ना हो, तो हम कह देंगे कि ए सबसेट ऑफ बी। देखिए ये डेफिनेशन हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे के क्वेश्चंस में। अभी भी सिलेबस में बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, हाँ ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, तो वहाँ ये सब कहने की ज़रूरत पड़ेगी। बस कहने का मतलब ये है ए को बी में सबसेट दिखाने के लिए ए में कोई अवयव होना चाहिए। अगर ए में होगा ही नहीं तो हम कह देंगे कि वो सबसेट है, क्योंकि जब हैया नहीं तो हम दिखाएंगे का, रहेगा तब ना हम बी में दिखाएंगे। तो हम कहेंगे कि ए में कोई अवयव है ही नहीं कि हम बी में उसको दिखाएं। तो हम इस आधार पे भी कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इसी आधार पे हम अब लिखेंगे नोट एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई सभी सेट का सबसेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ए इसमें कोई अवयव ऐसा है ही नहीं कि जिसको हम ए में दिखा सकें, अभी हम बताएं। तो इसीलिए कहते हैं कि एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि सबसेट की ये भी डिफिनीशन होती है कि पहले किसी सेट में अवयव रहेगा तब न दूसरे सेट में दिखाएंगे। अवयव जब किसी सेट में है ही नहीं तो हम कह देंगे इसमें कोई अवयव है ही नहीं कि उसको हम बी में दिखाएं, तो भी हम कह देंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो फाई को ए का सबसेट इसलिए कहते हैं, मतलब एम्प्टी सेट को किसी भी सेट का सबसेट इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई अवयव है ही नहीं। जब अवयव होगा तब ना हम दिखाएंगे। तो दूसरा पॉइंट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय, जैसे ए है, ए बराबर 1 2 3 है, ए बराबर 2 बार लिख लीजिए 1 2 3। तो ए का प्रत्येक अवयव में है, यानी कि ए स्वयं का सबसेट है, तो वही कह रहे एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दूसरी बात, तीसरा, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट, यानी ए बराबर बी। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट डिनोटेड बाई ए बराबर बी इफ all the elements are the element of A are in set B and are the element of set B are element in set A। जैसे कह लीजिए A बराबर 1 2 3, B बराबर 2 3 1।
ए और बी क्या है, इक्वल सेट कहलाएंगे, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है, बी के सभी अवयव ए में है। यानी कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर बिलोंग्स इनटू सेट बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर बिलोंग्स इनटू सेट ए। अब इसको अगर सिंबल फॉर्म में लिखें, इसका मतलब ये है कि ए बी का सबसेट होगा एंड बी ए का सबसेट होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, दो सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे और लिखेंगे ए बराबर बी। कब कहेंगे? जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट। देखिए ए और बी दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ए के सभी अवयव बी में हैं और बी के सभी अवयव ए में हैं। तो इक्वल सेट भी यहाँ से समझ लीजिए। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सबसेट। चल रहा है ना पीछे? घंटे देखो, अभी 40 मिनट लगेगा। कितना हुआ? अरे बाप रे। फॉर्मेशन ऑफ सबसेट देखो, इसको हम शॉर्ट में बताते हैं। यदि ए बराबर, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर आर हो, यदि किसी सेट में अवयवों की संख्या आर हो, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट इक्वल टू होती है 2 के पावर आर। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसको अगर प्रूव करना चाहें, पहले एग्जाम्पल कर लेते फिर प्रूव कर लेंगे। इसी के 2 पार्ट में करते हैं। ए बराबर मान लीजिए 1 2 3, कुछ भी ले लीजिए। ए बराबर मान लीजिए ए बी सी। अब इसे हमको सबसेट बनाना है। यहाँ पे n में नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए कितना है? 3। तो सबसेट कितने बनेंगे? 2 के पावर 3 यानी 8 बनेंगे। कैसे बनेंगे हम अभी बताएं कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक सेट फाई हो गया और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एक तो ये हो गया ए बी सी, और क्या बनेगा? एक एक अवयव लेकर के 1 2 3 1 2 2 3 3 1। देखिए ये सारे सबसेट्स हैं इसके। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर्स ऑफ सबसेट बराबर 8। ये कितने हैं? 2 के पावर ये 3 है, 3 है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो होते हैं, अब इसको हम प्रूव करते हैं कि कैसे किसी सेट में आर अवयव हों तो उसमें बनने वाले सबसेट की संख्या 2r होती है। तो इसको लिखेंगे प्रूव दैट, प्रूव। इसको सिद्ध करना है कि किसी सेट में अगर आर अवयव हैं तो उसके सबसेट में कैसे 2r अवयव होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट कंटेनिंग नो एलिमेंट बराबर 1। देख लीजिए एक सेट था, उसका सबसेट है एक, हम बताएं कि फाई सभी सेट का सबसेट होता है। तो एक ऐसा भी सबसेट मिलेगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेंगे, वो केवल 1 होगा। नंबर में कितना होगा? 1 होगा। अब नंबर ऑफ सबसेट यहाँ लिखिएगा, नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, ये बनता है RC1। देखिए n बराबर r रहे तो सबसेट की संख्या जिसमें केवल एक अवयव हो RC1 होती है। देखिए जैसे इसमें सबसेट की संख्या कितना था? जो एक अवयव रख रहा है 3, तो ये 3 निकला कैसे है? 3C1 से। 3C1 बराबर 3 होता है। ठीक,
अब इसी तरह नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट, ये होता है RC2। फिर इसी तरह ऐसे यहाँ जाएंगे तो नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग R एलिमेंट बराबर हो जाएगा RCR। अब कुल सबसेट निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो सबको जोड़ देंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये क्या हो जाएगा 1 प्लस RC1 प्लस RC2 प्लस डैश 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 प्लस RCR बराबर हम आगे पढ़ेंगे टू द पावर R। ये जब हम परमुटेशन, कम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लेंगे तो ये थ्योरम ये यहाँ से रहा, ये प्रूव और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप नोट्स में इसको लिख सकते हैं। ये लिखा है नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, यहाँ भी देख रहे हैं कोई भी अवयव न रखने वाला सबसेट 1 बनता है, एक अवयव रखने वाला सबसेट यहाँ 3 बना है, 2 अवयव रखने वाला सबसेट यहाँ 3 बना है, तो टोटल 8 बने। ये इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 20 है तो 3 अवयव ले करके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तब बस बनाने मत जाइएगा, 20C3 कर दीजिएगा। अब 20C3 कैसे निकालते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए कहने का मतलब फिर से, अगर कोई n बराबर 30 हो, मतलब किसी सेट में 30 अवयव हों तो उसमें 3 अवयव ले करके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, बस डायरेक्ट लीजिएगा 30C3, बस आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो इसीलिए वो बताना जरूरी था। क्वेश्चन आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट PROPER प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। देखिए अभी हम पढ़ें इफ A and B are two set such that A is subset of B and A does not equal to B, then A is said to be proper subset and B is superset of A। देखिए ये होता है, जैसे एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा। A बराबर 1 2 3, B बराबर 1 2 3 4। यहाँ क्या देख रहे हैं, A B का सबसेट है, और भी देख रहे हैं कि A B के इक्वल नहीं है। A के सभी अवयव B में है तो पक्का A B का सबसेट होगा, लेकिन A बराबर B होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, ऐसा नहीं है। तो हम कब कहेंगे, तब हम कहेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सुपर सेट ऑफ A। A उप है, छोटा है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट B की तुलना में कम है। ये कहेंगे A इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज सेट टू बी सुपर सेट ऑफ A। आप लिख लीजिएगा, A इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट एंड B इज सुपर सेट ऑफ A। अगर ऐसा है A सबसेट ऑफ B है, A B के नहीं है, तो A को प्रॉपर सबसेट कहेंगे और B को सुपर सेट कहेंगे। ये लिख सकते हैं A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज सुपर सेट ऑफ A। अब कुछ आगे देखते हैं। नोट,
इफ ए फाई ना हो, मतलब ए एम्प्टी सेट ना हो, तो then A has at least two subset, first empty set, दूसरा itself। ये दोनों जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर आर ट्राइवियल सबसेट। ध्यान दीजिएगा, ये सब जरूरत पड़ेगी जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे। अगर ए हैज एटलीस्ट टू सबसेट, सबसेट नहीं आए, इफ ए नॉट इक्वल टू 5 देन ए हैज एटलीस्ट टू सबसेट। सही बात है, टू सबसेट। अगर ए 5 नहीं है, मतलब इम्पटी सेट नहीं है, तो कम से कम दो सबसेट तो रखेगा ही, इम्पटी सेट और स्वयं का सेट। जैसे ए है, ए बराबर 1 है, 5 नहीं है, इम्पटी सेट नहीं है, तो इसका सबसेट 5 होगा और 1 होगा। तो कम से कम दो सबसेट तो मिलेंगे ही, एक इम्पटी सेट मिलेगा, एक स्वयं मिलेगा। लेकिन देखिए, एक सेट ऑफ दीज टू सबसेट इन अदर सबसेट ऑफ सेट ए इफ एग्जिस्ट देन दे आर कॉल्ड प्रॉपर और नॉन ट्राइवियल सबसेट। देखिए, अगर ए 5 नहीं है तो कम से कम दो सबसेट तो पक्का रखेगा। पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कोई सेट इम्पटी सेट नहीं है तो उसके न्यूनतम कितने सबसेट होंगे, तो आंसर होगा 2। लेकिन अगर इस 2 के अलावा अदर सबसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन सभी सबसेट को हम लोग प्रॉपर या नॉन ट्राइवियल सबसेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अभी हम ए बराबर 1 2 ले लें, हम अभी लिए थे ए बराबर 1, तो इसका सबसेट बना था 5 और 1। कम से कम एक अवयव हो तो सबसेट एटलीस्ट 2 बनेंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर या ट्राइवियल सबसेट। लेकिन अगर ए बराबर 1 2 ले लें तो इसका सबसेट कितने बनेंगे, 1 1 2 1 2। ठीक, तो ये जो है दोनों 5 और ये दोनों, इसको हम क्या कहेंगे, अभी देखिए, इम्प्रॉपर या ट्राइवियल। इसको ऐसे लिखिए, 5 1 2 1 2। देखिए, जब एक ही अवयव थे किसी सेट में तो कम से कम 2 सबसेट बने। उन दोनों सबसेट को हम लोग इम्प्रॉपर या ट्राइवियल सबसेट कहते हैं। लेकिन अगर संभावना बने कि ऐसा भी सबसेट मिले कि उनमें इन 2 के अलावा, मतलब इम्पटी सेट और स्वयं सेट के अलावा कोई दूसरा सबसेट मिले, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर या इसको कहेंगे प्रॉपर और नॉन ट्राइवियल। ये तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर। और ट्राइवियल, इम्प्रॉपर कहिए या इसी को हम लोग ट्राइवियल कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसको बताने के लिए इसलिए टाइम ले रहे हैं, आगे जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो बार बार ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल, प्रॉपर, इम्प्रॉपर आता है,
तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि कोई भी सेट जो इम्पटी सेट ना हो, कम से कम 2 सबसेट तो रखेगा ही। मान लीजिए वो एक अवयव रख रहा है तो फाई तो सबसेट होता ही और स्वयं सबसेट होता ही। तो ये अगर फाई और स्वयं वाला सेट दोनों को काउंट करेंगे तो उसको प्रॉपर या नॉन ट्राइवल कहते हैं। और अगर फाई और जो स्वयं सेट है उसको काउंट करेंगे तो इम्प्रॉपर ट्राइवल आता है, और उसके अलावा जो भी होते हैं प्रॉपर आर नॉन ट्राइवल होते हैं। एक थोड़ा और एग्जांपल बता देते हैं इसको। अब देखिए जैसे ए बराबर 1 2 3 हो गया, तो फाई सबसेट तो होगा ही, 1 2 3 भी सबसेट होगा। ये दोनों क्या है? इम्प्रॉपर या ट्राइवियल। इसके अलावा जो भी बन गए 1 2 3 1 2 2 3 3 1, टोटल 8 बनने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाले जो कहलाते हैं प्रॉपर आर नॉन ट्राइवियल। ये देखिए सेंटेंस बार बार आगे आएगा तो इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना पड़ा, बाकी अब आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ सेट। पहला चीज ए इज एनी सेट, ए कोई सेट है तो पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई पी ए। आप लिखिएगा ए इज एनी सेट, देन पावर सेट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई पी ए एंड डिफाइंड एज। कोई बी होगा इस प्रकार से होगा कि बी ए का सबसेट होगा, बस। यानी पावर सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट। पावर सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। ए इज एनी सेट, देन पावर सेट ऑफ ए बराबर कोई सेट इस प्रकार से होगा कि वह सेट ए का सबसेट होगा। यानी ये क्या है? बी कैपिटल लेटर में लिखा गया, सेट के अंदर कोई सेट है उसका सेट है तो उसको हम कहेंगे पावर सेट। जैसे ए बराबर कोई सेट है तो पावर सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सबसेट बनाना पड़ेगा। सबसेट बना है, अब इसको अगर हम कहते हैं पावर सेट है तो सारे सबसेट का सेट को हम लोग कहेंगे पावर सेट, बस बात खत्म। अब देखिए मतलब पावर सेट के अंदर भी एक सेट है, देखिए सब सेट है। सेट क्यों है? क्योंकि करली ब्रैकेट के अंतर्गत है, तो वही तो लिखे है पावर सेट में कोई सेट होगा और इस प्रकार से होगा कि वो सेट ए का सबसेट होगा। देखिए ये एक सेट है वो ए का सबसेट है, ये एक सेट है वो ए का सबसेट है, ये एक सेट है वो ए का सबसेट है, ये सारे सेट है ए का सबसेट है। तो अब उम्मीद है कि ये डिफिनीशन इस एग्जाम्पल के मदद से आपको समझ में आ गया होगा। पावर सेट ऑफ ए इज एनी सेट, देन पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ए एंड पी ए विल बी इक्वल टू एनी सेट बी सच दैट बी इज सबसेट ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल सबसेट। मतलब ए है उसका पावर सेट बनाना हो तो पहले सबसेट बनाएंगे, फिर सबसेट का सेट। देखिए सबसेट का सेट, सबसेट का सेट बना दिए तो हो गया पावर सेट, यही हो गया। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इफ ए बराबर 5 देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट पी ए निकालना है, दूसरा पी ए निकालना है, तीसरा पी ए का पी ए। आप हमको बताइएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बता देंगे। अब इसके बाद हम लोग पावर सेट पढ़ लिए, सबसेट्स पढ़ लिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, ऐसा पढ़ लेते हैं। देखिए ज़रूरत पड़ेगी इक्विवेलेंट सेट, ई क्यू यू आई वी ई एल ई
इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक। इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, टू फाइनाइट सेट, देन दे आर said to be equivalent set, equivalent equivalent set if number of element in both set are equal, both set are equal। सब जरूरत पड़ेगी। देखिए कहने का मतलब ये है कि a बराबर 1 2 3 ले लीजिए, b बराबर ले लीजिए a b c। देखिए केवल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने की बात कर रहा है, सारे एलिमेंट इक्वल होने की बात नहीं कर रहा है। मतलब इसमें 3 अवयव हैं, इसमें भी 3 अवयव हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं, तब कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट है। इक्वल और इक्विवेलेंट में अंतर है। इक्वल में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट भी जो ए में है वही बी में होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। हम यहाँ फाइनाइट सेट, आप बताइएगा कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा या इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होगा, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, बाकी हम बताएंगे। अब इसके बाद आता है कंपैरेबल सेट, COMPARABL, कंपैरेबल सेट। देखिए सारे टर्म्स इसलिए हम बता रहे हैं कि आगे हमको पढ़ाना है सेट थ्योरी, उसमें सब टर्म ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस टर्म का आदत बना लीजिएगा। अगर पहले पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो आप आदत बना लीजिएगा। जितना पढ़ा रहे हैं बस उसी को समझ लीजिएगा, तमाम इधर उधर करने से अच्छा बस उसी को समझिएगा। इफ एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 10 तक हो, बी बराबर हो जाए 2 4 6 8, तो ए और बी कंपैरेबल सेट कहलाते हैं। कंपैरेबल क्यों देन ए और बी कंपैरेबल सेट कहलाएंगे। अब यहाँ से इसका डिफिनीशन दे लीजिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट then A and B are said to be comparable, PARABLE, comparable set, if either A is subset of B or B is subset of A। यानी कोई ए चाहे बी का सबसेट हो जाए या बी ए का सबसेट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि ए और बी कंपैरेबल सेट है। मतलब कह सकते हैं ना कि ए सुपर सेट ऑफ बी है और बी इज सुपर सबसेट ऑफ ए है। तो यदि ए या तो ए बी का सबसेट हो जाए या बी ए का सबसेट हो जाए, यानी एक सुपर सेट हो जाए एक सबसेट हो जाए, तो ऐसी दशा में इन दोनों सेटों को हम लोग कंपैरेबल सेट कहते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उस पॉइंट को अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर से बता देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।